देखिए, आज जो क्वेश्चन यहाँ आपको शुरू में स्क्रीन पे दिखाया गया है वो है संगम लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशू ऑफ 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each payable as ₹4 per share on application, ₹3 per share on allotment and balance on first and final call. Applications were received for 90,000 shares and allotment was made as under. Applicants of 40,000 shares, full allotment. Applicants of 30,000 shares, 20,000 shares. Applicant of 20,000 shares, nil. Surplus application money of applicants belonging to category B. मतलब अभी जो मैंने आपको यहाँ बताया कि भाई 90,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आए थे, 90,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को कंपनी ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी ए जो है, इसमें 40,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को रखा है कंपनी ने, जिनको फुल अलॉटमेंट किया। कैटेगरी बी में 30,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को रखा है, जिनको केवल 20,000 शेयर्स अलॉट किए गए, यानी प्रोडक्ट अलॉटमेंट किया गया। और कैटेगरी सी में 20,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को रखा गया है, जिनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, आउटराइटली रिजेक्ट किया गया। तो आगे यहाँ कहा जा रहा है कि सरप्लस एप्लीकेशन मनी ऑफ एप्लीकेंट्स ऑफ कैटेगरी बी, मतलब जिनको प्रोडक्ट अलॉटमेंट किया गया है, उनका जो सरप्लस एप्लीकेशन मनी है वो क्या किया गया। देखिए, यहाँ कहा गया सरप्लस एप्लीकेशन मनी ऑफ एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट and application money of applicants belonging to category C was refunded. ठीक है। All installments due on shares were called up by the company. Shri Ramdas, one of the shareholders belonging to category B, who was allotted 500 shares, did not pay allotment and first call money. All other shareholders duly paid the installment due on their shares as per schedule. Past journal entries in the books of company regarding issue of shares. देखिए, ये क्वेश्चन सेल्फ एक्सप्लिसिट है। अब तक के लेक्चर्स में मैं सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करता था और आपको समझाता था, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है, अब हर बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले आप 15-20 जो मेरे वीडियोस देख चुके हैं, मैं हर क्वेश्चन का किस तरह से एनालिसिस करता हूँ, इस पर से आप भी, मैं समझता हूँ, क्वेश्चंस का एनालिसिस करना समझ गए हैं। और अब ये क्वेश्चन सेल्फ एक्सप्लिसिट है, ये आप समझ गए होंगे कि कंपनी को 60,000 शेयर्स इशू करना थे, लेकिन इशू और सब्सक्राइब हो गया। कंपनी के पास 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए और ये और सब्सक्रिप्शन के केस को कंपनी ने किस तरह डील किया। 90,000 शेयर्स के एप्लीकेंट में से 40,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को कैटेगरी ए में रखा, जिनको फुल अलॉटमेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ मिक्स अलॉटमेंट किया है कंपनी ने, मिक्स अलॉटमेंट किया है यहाँ कंपनी ने सारे शेयर एप्लीकेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कैटेगरी ए में 40,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को रखा, जिनको फुल अलॉटमेंट कर दिया। कैटेगरी बी में 30,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को रखा, जिनको प्रोडक्ट अलॉटमेंट किया, ओनली 20,000 शेयर्स इशू किए। और जो बचे हुए शेयर एप्लीकेंट्स है, 20,000 शेयर्स के एप्लीकेंट, उनको कंपनी ने कैटेगरी सी में रखा और उन्हें एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, उनके एप्लीकेशन को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। और एक एक शेयर कंपनी का 10 रुपीज़ का है, जिसको कंपनी केवल 3 इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ कंपनी मंगवा रही है 4 रुपीज़ पर शेयर, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़ पर शेयर, और बचा रुपये जो, अब देखिए 10 में से एप्लीकेशन पे 4 रुपीज़ मंगवा चुकी कंपनी समझ लो, और अलॉटमेंट पे ₹3 मंगवा चुकी, तो फिर बचेगा कितना। और +3 7, तो फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट में ही हो गया। तो जो बचा हुआ 3 रुपीज़ है बैलेंस, वो बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आ गया। इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बचा हुआ 3 रुपीज़ मंगवा रही है कंपनी। तो एप्लीकेशन पे ₹4, अलॉटमेंट पे ₹3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3। इस तरह 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी अपने शेयर का इशू प्राइस 10 रुपीज़ मंगवा रही है। और यहाँ कहा गया है कि कंपनी ने सारे इंस्टॉलमेंट मंगाए हैं, ऑल इंस्टॉलमेंट्स ड्यू ऑन शेयर्स वेयर कॉल्ड बाय द कंपनी, पर
मिस्टर रामदास नामक एक जो शेयर होल्डर है जो कैटेगरी बी से है, बिलोंगिंग टू कैटेगरी बी, और जिनको कंपनी ने 500 शेयर्स अलॉट की है, उन्होंने अपने 500 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी और फाइनल कॉल मनी नहीं भेजा, और उनके अलावा बाकी सभी शेयर होल्डर्स ने समय पे अपने सारे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे किया है। ठीक है, तो ये है आज का हमारा क्वेश्चन। अब क्योंकि यहाँ कंपनी ने मिक्स अलॉटमेंट किया है, तो आप जानते हो कि मिक्स अलॉटमेंट जब भी कंपनी करती है तो हमें सबसे पहले वर्किंग नोट में कुछ कैलकुलेशन करना होते हैं, एक टेबल बनाना होता है, ताकि हमें ये पता चले कि भाई जो एप्लीकेशन मनी आया था उसमें से कितना इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, कितना कुछ लोगों का रिफंड करना पड़ सकता है, और जिनको प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है उनका कितना एप्लीकेशन मनी आगे अलॉटमेंट में या उसके बाद के कॉल में एडजस्ट करना पड़ सकता है। ये देखने के लिए एक हमें टेबल बनाना पड़ता है, वो टेबल भी हम यहाँ बनाएंगे। और उसके बाद क्योंकि यहाँ कहा गया है कि मिस्टर रामदास जो एक शेयर होल्डर है जिनको कंपनी ने 500 शेयर्स अलॉट किए, उन्होंने अपने शेयर्स का अलॉटमेंट मनी और फाइनल कॉल मनी नहीं भेजा है। अब देखिए, क्योंकि वो कैटेगरी बी को बिलोंग करते हैं, कैटेगरी बी में जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है। इसका मतलब यह है कि उन सब का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी एक्सेस था जो उन पर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो मिस्टर रामदास का भी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी एक्सेस रहा होगा जो उन पर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्टेड था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जितना अलॉटमेंट मनी मिस्टर रामदास पे ड्यू था वो पूरा नहीं आया। कुछ ना कुछ उनका एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस था वो एडजस्ट करने के बाद जो बचा हुआ अलॉटमेंट मनी है, बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी, वो उनके तरफ से नहीं मिला है। वो हमें कैलकुलेट करना होगा कि कितना अलॉटमेंट मनी उनकी तरफ से आना बकाया था जो नहीं आया है, इसका भी कैलकुलेशन हमें करना होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं ये सारे कैलकुलेशन करता हूँ वर्किंग नोट में, उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज आरम्भ करेंगे। देखिए, जब भी कंपनी मिक्स अलॉटमेंट करती है तो हम एक इस तरह का टेबल बनाते हैं। ये फर्स्ट कॉलम है, कैटेगरी। इस सेकंड कॉलम को हम टाइटल देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। ये है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। ये नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड। ये है अमाउंट रिफंडेड। जिन लोगों के एप्लीकेशन टोटली रिजेक्ट किए जाएंगे उनका जो अमाउंट रिफंड करना है वो यहाँ लिखा जाएगा। और ये अमाउंट एडजस्टेड। प्रोराटा अलॉटमेंट जिन लोगों को किया गया है उनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आगे के इंस्टॉलमेंट्स में एडजस्ट करना पड़ता है वो यहाँ लिखा जाएगा, अमाउंट एडजस्टेड। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक अलॉटमेंट, दूसरा कॉल्स इन एडवांस। प्रोराटा कैटेगरी का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, प्रोराटा कैटेगरी के जो शेयर होल्डर्स है उनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, उसमें से जितना अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट होने वाला है वो इस कॉलम में लिखा जाएगा। और यदि कुछ अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करने के उपरांत भी कुछ अगर एप्लीकेशन मनी बच जाता है जिसको आगे फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना पड़े तो वो यहाँ लिखा जाएगा। चलिए, अब ये टेबल की शुरुआत कैसे करेंगे। कंपनी ने उनके पास जो 90,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए थे वो सारे एप्लीकेट्स को आपको मैंने पहले बता दिया कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी ए में कंपनी ने 40,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को रखा है जिनको कंपनी ने फुल अलॉटमेंट किया, मतलब इनका नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड भी 40,000 है।
और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड भी 40,000 है। इन्होंने एप्लीकेशन मनी भी 40,000 शेयर्स का भेजा था, इनको अलॉट भी कंपनी ने 40,000 शेयर्स किए, तो इनका कोई एप्लीकेशन मनी एक्सेस नहीं है, ठीक है। ना इनके कोई शेयर्स रिजेक्ट किए गए, ना कोई एप्लीकेशन मनी एक्सेस है जो रिफंड करना पड़े या आगे के इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना पड़े, ठीक है। अब इसके बाद कंपनी ने कैटेगरी बी में 30,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को रखा है। इनका नंबर ऑफ शेयर अलॉट अप्लाइड है 30,000 और इनको कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट किया, मतलब इन्होंने अप्लाई तो 30,000 शेयर्स के लिए किया था, लेकिन कंपनी ने 30,000 ना देते हुए केवल 20,000 शेयर्स दी, तो इनका नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है 20,000। देखिए, इनका नंबर ऑफ शेयर अप्लाई 30,000, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 20,000। जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उतने नहीं दिए कंपनी ने, उससे कम दिए, मतलब प्रो राटा अलॉटमेंट किया, तो इनके 10,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए गए, 10,000 शेयर्स के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए। तो इनका, क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन मनी तो 30,000 शेयर्स के लिए भेजा होगा, क्योंकि इन्होंने अप्लाई यदि 30,000 शेयर्स के लिए किया तो एप्लीकेशन मनी भी 30,000 शेयर्स का भेजा कंपनी, लेकिन कंपनी ने अलॉट किया केवल 20,000 शेयर्स और 10,000 शेयर्स के एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए गए, तो ये 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कंपनी को एक्सेस मिल गया, ठीक है। अभी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी लौटाती नहीं है, प्रो राटा कैटेगरी के शेयर होल्डर का एक्सेस एप्लीकेशन मनी आप जानते हो नेक्स्ट जो भी इंस्टॉलमेंट्स है, अलॉटमेंट मनी या फर्स्ट कॉल मनी, उन पर एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस हो रहा है उसका अमाउंट कितना है। देखिए, एप्लीकेशन मनी पर शेयर का ₹4, तो 10,000 शेयर्स का एक्सेस एप्लीकेशन मनी का अमाउंट हो रहा है 10,000 इंटू ₹4, 40,000। अब ये 40,000 पूरा के पूरा अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट हो जाएगा या कुछ बचेगा जिसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करना पड़ेगा, ये हमें देखना है। ये देखने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले हम देखेंगे कि अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हो रहा है इस कैटेगरी के एप्लीकेंट। यदि जितना अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है उससे इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कम है, तो इसका मतलब सारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हुआ है, इनको जितने शेयर अलॉट किए उसका ही अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। इनको अलॉट किया केवल 20,000 शेयर्स और अलॉटमेंट मनी पर शेयर है ₹3, तो 20,000 शेयर्स में ₹3 के हिसाब से 20,000 इंटू ₹3, 60,000 इनके ऊपर अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है। और इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम देख चुके, केवल 40,000 है। ये 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस हुआ था और एप्लीकेशन मनी ₹4 पर शेयर है, 10,000 इंटू 4, 40,000 इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। जबकि इनके ऊपर अलॉटमेंट मनी अभी मैंने बताया ड्यू हो रहा है 60,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है और इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी केवल 40,000 है। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी 40,000 पूरा अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट हो जाएगा, बल्कि उसके बाद भी और अलॉटमेंट मनी बचा है जो इनसे मंगवाना है। तो चलिए, ये पूरा एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है, तो हम इसको यहाँ इस कॉलम में लिख देंगे, ठीक है, 40,000। इसका मतलब प्रो राटा कैटेगरी का एक्सेस एप्लीकेशन में 40,000 हम अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद कैटेगरी सी में कंपनी ने 20,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को रखा है, उनका नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई 20,000 और उनको कंपनी ने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड नील। इनका मतलब उनके सारे 20,000 शेयर्स के जो एप्लीकेशन थे पूर्णतया रिजेक्ट कर दिए गए, आउटराइटली रिजेक्टेड। तो हम यहाँ नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड में भी लिखेंगे 20,000। अब क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन मनी भेजा था 20,000 शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी ने एक भी शेयर नहीं दिया, इनके एप्लीकेशन आउटराइटली रिजेक्ट कर दिए, तो इनका पूरा 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कंपनी इनको रिफंड करेगी। और वो कितना होगा, एप्लीकेशन मनी है ₹4 पर शेयर, तो 20,000 शेयर्स का होगा 20,000 इंटू ₹4, 80,000। वो 80,000 अमाउंट रिफंडेड के कॉलम में लिखना होगा, क्योंकि वो कंपनी वापस लौटा देगी जिसका है। तो ये अब आज का आपका टेबल तैयार हो गया। अब देखिए, इस कॉलम की टोटल थी वर्टिकल टोटल हो रही है 90,000। ये कंपनी के पास जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे टोटल 90,000 शेयर्स के लिए, उसके इक्वल है। और ये नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड के कॉलम की टोटल हो रही है 60,000। ये जितने शेयर्स कंपनी के पास थे इशू करने के लिए, ये 60,000 शेयर्स कंपनी के पास इशू करने के लिए थे, और इस कॉलम के टोटल भी बराबर 60,000 हो गई है, ठीक है।
और ये रिजेक्टेड नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड कॉलम की टोटल है 30,000। अब देखिए 60,000 नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड और नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड 30,000। 60,000 प्लस 30,000 90,000 के इक्वल हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड के कॉलम के इक्वल। इन दोनों कॉलम के जो वर्टिकल टोटल है, ठीक है, उसे ऐड किया जाए तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड के कॉलम के वर्टिकल टोटल के इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये जो हम टेबल बना रहे हैं सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब ये अमाउंट रिफंडेड के कॉलम की जो टोटल है वो 80,000 है। इतना अमाउंट एप्लीकेशन मनी का कंपनी जिसका से लौटा देगी। और ये अमाउंट एडजस्टेड में जो अलॉटमेंट वाला सब कॉलम है इसकी टोटल है 40,000। ये 40,000 आप जानते हो ये प्रोराटा कैटेगरी वालों का एक्सेस सब्डिविजन मनी है, जिनको प्रोराटा अलॉटमेंट किया है कंपनी ने। ये हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और कंपनी क्योंकि 60,000 शेयर्स इश्यू कर रही थी, तो जो भी एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आया है उसमें से 60,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 60,000 इंटू ₹4 2,40,000 ये कंपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, क्योंकि जितने शेयर कंपनी अलॉट कर रहे हैं उसका ही एप्लीकेशन मनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। या एप्लीकेशन मनी तो ज़्यादा आया है और सब्सक्राइब हो गया था इशू, लेकिन सारा एप्लीकेशन मनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकता। ओनली जो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है 60,000, इसका एप्लीकेशन मनी ₹2,40,000 ये कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है, 2,40,000। चलिए, अब ये आपका आज का इस क्वेश्चन का टेबल बन गया है। इसको एक बार आप देख लीजिए और अपने कॉपी में चाहे तो इसको नोटबुक में आप उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं आगे की एंट्री शुरू करता हूँ। देख एंट्री शुरू करने से पहले लेकिन अभी एक और कैलकुलेशन बकाया है। ये जो मिस्टर रामदास है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने शेयर्स का 500 शेयर्स का अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी नहीं भेजा था, तो जैसा मैंने बताया क्योंकि वो भी इस कैटेगरी बी को बिलोंग करते हैं, तो ये जो 40,000 इन लोगों का एक्सेस एप्लीकेशन मनी था जो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया है, इसमें मिस्टर रामदास का भी कुछ ना कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी था जो पहले से ही उनके ऊपर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट अमाउंट में एडजस्टेड था। तो ऐसा मान लीजिए कि जितना उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी था उतना तो अलॉटमेंट मनी उनका पहले रिकवर हो गया था एक्सेस एप्लीकेशन मनी से, जो बचा हुआ है वो नहीं आया। तो कितना अमाउंट अलॉटमेंट मनी का आना उनके तरफ बकाया था जो नहीं आया, उसका कैलकुलेशन भी हमें अभी करना पड़ेगा। चलिए हम आप वो कैलकुलेशन आरम्भ करते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये मिस्टर रामदास है, इन्होंने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था। जब तक इनका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड पता नहीं चलेगा तब तक एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं पता चल सकता। इनको अलॉट कितने शेयर किए गए वो तो दिया है, 500 शेयर्स अलॉट किए गए, लेकिन इन्होंने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था, अब वो कैसा निकालेंगे वो आप जानते हो। देखिए, हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ रामदास।
अब क्या करना है, पहले यहाँ मैं लिखता हूँ, देखिए अप्लाइड, ये पहले भी मैं बता चुका, और यहाँ मैं लिखूंगा अलॉटेड। अप्लाइड और अलॉटेड ऐसा मैंने दो पार्ट कर दिए। अब इस प्रोराटा कैटेगरी के जितने भी एप्लीकेंट हैं, कैटेगरी बी के, जिनमें से एक है मिस्टर रामदास, वो कैटेगरी बी को बिलोंग करते हैं। तो कैटेगरी बी के जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, कितने शेयर होल्डर्स को कैटेगरी बी में रखा है कंपनी ने, उन्होंने टोटल कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था वो यहाँ लिख देंगे। टोटल अप्लाई, टोटल उन लोगों ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और उन सबको टोटल कितने शेयर अलॉट किए कंपनी ने, टोटल अलॉटेड 20,000। अब रामदास इन्हीं में से एक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा रामदास। देखिए अब रामदास को कितने शेयर अलॉट किए कंपनी ने वो तो दिया है, वो है 500, लेकिन उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था वो नहीं दिया है। तो लेट दी नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर रामदास बी एक्स, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एक्स, और अब मैं इस एक्स का इस 20,000 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, और इस 30,000 का 500, और इस तरह से मैं एक्स का वैल्यू निकालूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मिस्टर रामदास ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय मिस्टर रामदास, देखिए एक्स इंटू 20,000 x is equal to 30,000 into 500. 20,000 x is equal to 30,000 into 500. Therefore, x is equal to 30,000 into 500 upon 20,000. चलिए, देखिए ये x का वैल्यू आ रहा है 750, x का वैल्यू 750 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मिस्टर रामदास ने 750 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, और इसका मतलब ये है कि उन्होंने एप्लीकेशन मनी में कंपनी को 750 शेयर्स को दिया था, जबकि कंपनी ने उनको केवल 500 शेयर्स अलॉट किए, तो उनका 250 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो गया। चलिए वो कितना हुआ हम देख लेते हैं। मैं लिखता हूँ एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ रामदास इज इक्वल टू 750 शेयर्स, जितने शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, माइनस 500 शेयर्स, मतलब जितने कंपनी ने उनको अलॉट की, इनटू ₹4 पर शेयर। ठीक है, ₹4, ये ₹4 क्या है, ये एप्लीकेशन मनी पर शेयर। एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो रहा था उनका, एप्लीकेशन मनी पर शेयर था ₹4। ये 750 शेयर्स जितने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, और ये 500 शेयर जितने कंपनी ने उनको अलॉट किए, तो देखिए 750 माइनस 500, 250 शेयर्स का उनका एप्लीकेशन मनी एक्सेस था, और एक एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी ₹4 है, तो 250 शेयर्स इंटू ₹4, ये हो रहा है ₹1,000। तो इसका मतलब मिस्टर रामदास का एक्सेस एप्लीकेशन मनी था ₹1,000, और ये 1,000 जो प्रोराटा कैटेगरी वालों का एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, उसमें इंक्लूड। इसका मतलब मिस्टर रामदास पे भी जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था, उसमें का 1,000 तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिकवर हो गया था, बचा हुआ अलॉटमेंट मनी नहीं आया। तो कितना अलॉटमेंट मनी नहीं आया, चलिए वो भी देख लो। अब पहले उसके लिए देखता हूँ कि मिस्टर रामदास पे एक्चुअली अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना होता था उनके 500 शेयर्स। तो मैं यहाँ लिखूंगा टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन रामदास। अब रामदास को 500 शेयर्स अलॉट किए गए,
और अलॉटमेंट मनी पर शेयर ड्यू है केवल 3 रुपीज। 500 शेयर्स का ₹3 के हिसाब से हो रहा है ₹1500। और ये ₹1500 जो उन पे ड्यू हो रहा है उसमें से 1000 तो उनके एक्सेस एप्लीकेशन मनी के कारण रिकवर हो गया। अभी हमने देखा उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी था ₹1000 जो उन पे ड्यू होने वाले इस 1500 के अलॉटमेंट मनी में कंपनी ने एडजस्ट कर दिया है। तो 1500 है, 1000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होने के बाद केवल ₹500 उनके तरफ अलॉटमेंट मनी आना बकाया था जो नहीं आया। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस इज excess application money already adjusted और वो है ₹1000। अब ये 1500 मिस्टर रामदास पे अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था, उसमें से उसका 1000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया गया था। मतलब उसमें ड्यू होने वाले 1500 के अलॉटमेंट मनी में से मान लीजिए 1000 तो उसके एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिकवर हो गया था ऑलरेडी, 500 आना बकाया था और वो उसने नहीं भेजा। कंपनी ने जब अलॉटमेंट मनी मांगा और सारे शेयर होल्डर ने जब अलॉटमेंट मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा किया तो मिस्टर रामदास ने उसके तरफ आना जो ₹500 बकाया था अलॉटमेंट मनी का वो नहीं जमा किया। मतलब ₹500 अलॉटमेंट मनी अनपेड है मिस्टर रामदास का। इसको हम लिख देंगे अनपेड अलॉटमेंट मनी ₹500। अब यदि मिस्टर रामदास का अलॉटमेंट मनी ₹500 अनपेड है तो टोटल सारे शेयर होल्डर की तरफ से जब बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी आया तो कितना आया, चलिए उसका भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। उसके लिए पहले देखना होगा कि सारे शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हो रहा है। टोटल allotment money due on all shareholders। आप कंपनी ने कुल मिलाकर केवल 60,000 शेयर्स इशू किए हैं तो अलॉटमेंट मनी भी 60,000 शेयर्स पे ड्यू होगा और अलॉटमेंट मनी पर शेयर है ₹3 तो 60,000 शेयर्स इंटू ₹3 1,80,000 सारे शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी ड्यू था। अब इस 1,80,000 में से कैटेगरी बी जिनको प्रोराटा अलॉटमेंट किया है कंपनी ने उनका 40,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी था जो ऑलरेडी उनके ऊपर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट के अमाउंट में एडजस्ट किया जा चुका था। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उनके एक्सेस एप्लीकेशन में भी 40,000 से उनके ऊपर ड्यू होने वाला अलॉटमेंट मनी 40,000 समझ लीजिए रिकवर हो गया था। अलॉटमेंट मनी इससे भी ज़्यादा ड्यू हो सकता है उन पर, लेकिन जो भी अलॉटमेंट मनी उन पर ड्यू हो रहा है उसमें का 40,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी के कारण रिकवर हो गया था। तो ये एंटायर सारे शेयर होल्डर हम ऐसा मान सकते हैं कि एंटायर सारे शेयर होल्डर पे जो 1,80,000 ड्यू हो रहा था इसमें से ऑलरेडी प्रोराटा कैटेगरी का एक्सेस एप्लीकेशन मनी 40,000 तो पहले से एडजस्टेड था। यदि वो पहले से एडजस्टेड था तो फिर अब आना कितना बाकी था सभी शेयर होल्डर के ऊपर, क्योंकि प्रोराटा कैटेगरी वाले तो वैसे भी 40,000 जितना ड्यू था उससे 40,000 कम देंगे। उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 40,000 पहले अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट किया जा चुका है। तो सारे शेयर होल्डर से अब इतना 1,80,000 तो नहीं आने वाला था। प्रोराटा कैटेगरी वालों का वैसे भी 40,000 कम आने वाला था, तो इस 1,80,000 में से 40,000 माइनस करके जो अमाउंट आएगा उतना आने वाला था। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ कैटेगरी बी ऑलरेडी एडजस्टेड। It is rupees 40,000। वो
वो 40,000 इसमें से माइनस कर देंगे। तो मतलब केवल 1,40,000 ही अलॉटमेंट मनी वैसे शेयर होल्डर्स पे आना बकाया था, सभी शेयर होल्डर। और हमने देखा कि उसमें से मिस्टर रामदास का 500 नहीं आया। तो फिर आया कितना? ये रामदास का जो अनपेड अलॉटमेंट मनी है उसको माइनस किए देते हैं, माइनस अनपेड अलॉटमेंट मनी ₹500। इसको माइनस कर दिया जाए तो हमें पता चलेगा कि अलॉटमेंट मनी कितना आया बैंक अकाउंट में। तो देखिए वो आ रहा है 1,39,500, ठीक है। अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में जब कंपनी ने जब अलॉटमेंट मनी कॉलअप किया उस समय जो अलॉटमेंट मनी का अमाउंट बैंक अकाउंट में आया ये सिर्फ 1,39,500। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलॉटमेंट या अमाउंट रिसीव कर देता हूँ, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड क्योंकि अलॉटमेंट मनी तो केवल 1,39,500 ऐसा आया ऐसा मानना गलत है, क्योंकि प्रोराटा कैटेगरी का एक्सेस ऑफ डिविजन मनी 40,000 भी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया गया था। तो अलॉटमेंट मनी तो 1,39,500 से ज़्यादा है। और जब बैंक अकाउंट में सारे शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी पे किया उस समय केवल इतना आया। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट ऑन अलॉटमेंट, इट इज ओनली 1,39,500। चलिए सारे कैलकुलेशन लगभग समाप्त हो गए। अब हम जनरल एंट्रीज की शुरुआत करते हैं। देखिए आप जानते हो पहले एंट्री कैसी होती है जब एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट में आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और इस एंट्री का अमाउंट कितना होगा, जितना एप्लीकेशन मनी आया है उतना इस एंट्री का अमाउंट होगा। और देखिए कंपनी के पास 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे और एप्लीकेशन मनी था ₹4 पर शेयर। तो 90,000 इंटू ₹4 3,60,000, 3,60,000 इस एंट्री का अमाउंट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,60,000 तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,60,000। ये हो गई एप्लीकेशन मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव्ड होने की एंट्री। अब इसका डिस्पोजल, इसमें से कितना इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा, कितना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट होगा और कितना लौटाना पड़ेगा, ठीक है। उसकी एंट्री कैसी होगी, इक्विटी जितने अमाउंट से हमने फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, पहले उतने अमाउंट से आप सेकंड एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मतलब
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,60,000। अब ये एंटायर 3,60,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट नहीं हो सकता, हम टेबल देख चुके हैं, क्योंकि इश्यू और सब्सक्राइब हुआ था। ये एप्लीकेशन मनी 90,000 शेयर्स का है और कंपनी ने शेयर्स अलॉट किया ओनली 60,000, तो केवल 60,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो सकता है। तो वो भी हम देख चुके टेबल में कि इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट किया जाएगा। वो आ रहा था 60,000 इंटू रुपीज 2,40,000, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000। और हमारा टेबल जो है वो बता रहा है कि प्रोराटा कैटेगरी वालों का एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 40,000, इसको हम अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर रहे हैं। तो उसको अभी से हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और जिन लोगों के शेयर्स टोटली कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए, उन लोगों का एप्लीकेशन मनी जो हो रहा है टोटल 80,000, और 80,000 रुपीज़ हमें उनका वापस लौटाना है। ठीक है, तो वो कहाँ क्रेडिट करेंगे? अब जब वो आया था 80,000 इस 3,60,000 में इंक्लूड था और वो बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ था, अब वो 80,000 वापस लौटाया जा रहा है, तो अब बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। बैंक अकाउंट से क्या जाता है, बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो उस 80,000 को हम बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट, देखिए एंट्री कैसी हो गई? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 टू बैंक अकाउंट 80,000। ये हो गए आपके एप्लीकेशन मनी के डिस्पोजल के एंट्री। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री। अब आप जानते हो कि अलॉटमेंट मनी में अगर किसी भी प्रकार का प्रीमियम इंक्लूड ना हो तो एंट्री कैसी होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आज के क्वेश्चन में शेयर्स प्रीमियम पे इशू नहीं होगा, कोई प्रीमियम नहीं है। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसका अमाउंट कितना होगा? जितना अमाउंट शेयर होल्डर्स का अलॉटमेंट मनी का ड्यू है वो इस एंट्री का अमाउंट होगा। अब कंपनी ने इशू किए हैं 60,000 शेयर्स और अलॉटमेंट मनी पर शेयर ₹3। तो 60,000 इंटू ₹3 1,80,000 इस एंट्री का अमाउंट होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विथ 1,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000। ये हो गई अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री। अब इसके बाद जब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आता है तब किस तरह की एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए वो भी एंट्री में किया जाता है।
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इस एंट्री का अमाउंट कितना होगा? जितना अलॉटमेंट मनी वास्तव में बैंक अकाउंट में आया है, जब सारे शेयरहोल्डर ने अलॉटमेंट मनी पे किया, उस समय जितना अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आया उतना ही इस एंट्री का अमाउंट होगा। वो कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं। अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आया है तो उस समय केवल 1,39,500 आया। 1,80,000 सब पे ड्यू था, लेकिन प्रोराटा कैटेगरी का एक्सेस एप्लीकेशन मनी 40,000 पहले से एडजस्टेड होने के कारण केवल 1,40,000 आना बकाया था। उसमें से मिस्टर रामदास का 500 नहीं आया, तो 1,39,500 आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,39,500 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,39,500। चल, लेकिन ये एंट्री करते समय हमने ऐसा माना है कि कंपनी किसी भी प्रकार का पॉलिसी निवेश अकाउंट मेंटेन नहीं करती। कंपनी डज नॉट मेंटेन पॉलिसी निवेश अकाउंट। But if company maintains policy nivesh account and it has a practice to transfer the unpaid amount of installment to policy nivesh account, फिर उस केस में जो अल्टरनेटिव एंट्री होगी वो किस तरह की होगी? चलिए वो भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। बैंक अकाउंट इतने ही अमाउंट से डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 1,39,500, लेकिन जो अनपेड अलॉटमेंट मनी है मिस्टर रामदास का 500, वो इस केस में कॉल्सिन निवेश अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो कॉल्सिन एरियस अकाउंट डेबिट 500। और ऐसे केस में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आप पूरा 1,40,000 से क्रेडिट कर दिया जाए। देखिए, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,40,000। आप इस एंट्री की दृष्टि से अगर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का जो लेजर अकाउंट होता है उसकी कल्पना करेंगे तो देखिए उस अकाउंट को ड्यू की एंट्री में डेबिट किया गया 1,80,000 से, और वो पहले ही सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन मनी के डिस्पोजल वाली एंट्री में उस अकाउंट को पहले से हमने 40,000 से क्रेडिट किया और बाद में 1,39,500 से और क्रेडिट किया। तो टोटल उसके क्रेडिट साइड में आ गया 40,000 प्लस 1,39,500, मतलब 1,79,500। और उसको ड्यू के एंट्री में डेबिट किया था 1,80,000 से। तो वो डेबिट बैलेंस बता रहा था 500, और वो डेबिट बैलेंस वो मिस्टर रामदास का अनपेड अलॉटमेंट मनी है जो वहाँ डेबिट बैलेंस बता रहा था। लेकिन अगर आप इस एंट्री की दृष्टि से अगर देखेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को पहले से ही सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन मनी के डिस्पोजल वाली एंट्री में पहले से 40,000 से क्रेडिट कर दिया गया था, वो जो प्रोराटा कैटेगरी का एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन था, वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 40,000 पहले से क्रेडिट करते, और अब उसको 1,40,000 से फिर से क्रेडिट कर दिया गया। तो क्रेडिट साइड पे भी इसके 40,000 प्लस 1,40,000, क्रेडिट साइड के टोटल में 1,80,000 हो गई। और इसको ड्यू की एंट्री से कंपेयर करेंगे तो ड्यू की एंट्री में इस अकाउंट को डेबिट में 1,80,000 से किया गया था, तो इसका डेबिट में भी 1,80,000, क्रेडिट में भी 1,80,000 आ गया। दोनों साइड की टोटल इक्वल हो जाने से ये अकाउंट एक तरह से क्लोज हुए जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन असल में अलॉटमेंट मनी पूरा आया नहीं। 500 मिस्टर रामदास का अनपेड है, बट बिकॉज इट वॉज ट्रांसफर टू कॉल्सिन निवेश अकाउंट, वो कॉल्सिन निवेश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है कंपनी ने, इसलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, पर अलॉटमेंट मनी अभी भी 500 अनपेड। चलिए, अब इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री कैसी होती है? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसका अमाउंट कितना होगा? जितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी सारे शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है वो इस एंट्री का अमाउंट होगा।
अब कंपनी ने शेयर इशू किए 60,000 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पर शेयर भी है केवल ₹3, तो 60,000 इंटू ₹3 1,80,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,80,000 to equity share capital account 1,80,000। ठीक है, ये हो गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू क्रेडिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,80,000 to इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जब बैंक अकाउंट में आएगा तब कैसे एंट्री होगी? देखिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जब बैंक अकाउंट में आएगा तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसका अमाउंट कितना होगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जितना अमाउंट बैंक अकाउंट में आएगा उतना इस एंट्री का अमाउंट होगा। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना अमाउंट बैंक अकाउंट में आया होगा? देखिए, वहाँ कहा गया है कि मिस्टर रामदास ने अपने 500 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी नहीं भेजा है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हमने देखा सारे शेयर होल्डर पे 1,80,000 ड्यू हो रहा था। उसमें से मिस्टर रामदास का 500 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं आया। अब 500 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कितना होगा? 500 शेयर्स इंटू ₹3 1500। तो इसका मतलब सारे शेयर होल्डर पे जो 1,80,000 ड्यू हो रहा था उसमें से मिस्टर रामदास का 1500 नहीं आया। ठीक है, अब 1,80,000 में से 1500 नहीं आया तो कितना आया? 1,80,000 माइनस 1500, ओनली 1,78,500 फर्स्ट कॉल मनी बैंक अकाउंट में आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को केवल 1,78,500 से डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट भी 1,78,500 से। अब ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 1,78,500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,78,500। 1500 कमाया है मिस्टर रामदास का। सारे शेयर होल्डर पर ड्यू हो रहा था 1,80,000, लेकिन मिस्टर रामदास के 500 शेयर्स का फर्स्ट कॉल में 1,500 वो नहीं आने के कारण बैंक अकाउंट में केवल इतना अमाउंट आया। चलिए, अब हम अगर ऐसा मान ले कि कंपनी कॉल सेनियरियस अकाउंट मेंटेन करती है, ये एंट्री करते समय हमने ऐसा एज्यूम किया कि कंपनी डज नॉट मेंटेन एनी कॉल सेनियरियस अकाउंट, लेकिन ये कंपनी मेंटेन से कॉल सेनियरियस अकाउंट, तो फिर अल्टरनेटिव एंट्री कैसे होगी? देखिए, बैंक अकाउंट इतनी अमाउंट से डेबिट होगा 1,78,500 और वो जो 500 मिस्टर रामदास का अनपेड फर्स्ट का 1500 नॉट 500 तो उसका अनपेड अलॉटमेंट मनी था। फर्स्ट कॉल मनी तो उसका 1500 अनपेड है 1,500। तो मिस्टर रामदास का जो 1,500 अनपेड फर्स्ट कॉल मनी है, ठीक है, वो कॉल से नियरेस्ट अकाउंट में डेबिट करना होगा। ठीक है, देखिए, तो उसको हम कॉल से नियरेस्ट अकाउंट में डेबिट किए देते हैं। कॉल से एरियस अकाउंट डेबिट 1,500। और ऐसे केस में इस इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को फिर 1,80,000 से क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट
1,80,000. बैंक अकाउंट डेबिट 1,78,500. कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट 1,500. टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,80,000. ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने की दोनों तरह से एंट्री. If company maintains calls in this account and if company does not maintain calls in this account. अब अगर इस एंट्री से आप ड्यू की एंट्री को कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, तो आप ये देखेंगे कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट इक्विटी चेक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट बैलेंस बता रहा है, क्योंकि उसको ड्यू की एंट्री में आपने 1,80,000 से डेबिट किया और अब क्रेडिट किया केवल 1,78,500 से. ठीक है, तो वो 1,500 का डेबिट बैलेंस बता रहे हैं. अगर इस एंट्री की दृष्टि से आप कंपेयर करेंगे तो इस एंट्री की दृष्टि से आप देखें तो आपने ड्यू, इसको ड्यू की एंट्री से कंपेयर कीजिए. तो ड्यू की एंट्री में आपने इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को 1,80,000 से डेबिट किया और अब क्रेडिट भी कर दिया 1,80,000 से. तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्लोज होता हुआ दिखाई दे. लेकिन वो इसलिए क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो अल्पट फर्स्ट कॉल मनी 1,500 वो कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर चुकी, कॉल्सिनरीज अकाउंट में. उसको कॉल्सिनरीज अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने की वजह से ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्लोज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्लोज हो रहा है. अदरवाइज इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पूरा अमाउंट आ गया है. 1,500 अभी भी मिस्टर रामदास का बकाया है. चलिए, तो ये आज के क्वेश्चन के सारे इंटरेस्ट हो गए. अब आज का ये क्वेश्चन यहाँ हम समाप्त करते हैं. अगले लेक्चर तक प्रतीक्षा कीजिए. धन्यवाद.